हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो आपके बिहार यूनिवर्सिटी की सारी क्लासेस हैं वो इस चैनल पे होगा आपके। इसके अंदर आपके कोई भी सेमेस्टर हो, हर सेमेस्टर के हिसाब से प्रॉपर स्टडी करके हम आपके सब्जेक्ट्स को डाल रहे हैं। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कि आपका एग्जाम से रिलेटेड है या नहीं। अगर किसी स्टूडेंट को, क्योंकि बिहार में बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, किसी स्टूडेंट को लगता है कि आपके अकॉर्डिंग नहीं डल रहा है यहां, तो प्लीज आप क्या करिए, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपना जो भी पीडीएफ हो या कुछ भी शेयर करिए। डेफिनेटली हम आपके सिलेबस को उसके हिसाब से भी कस्टमाइज करेंगे। अब जो इस चैनल पे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं कि फॉर एग्जांपल आपका फाइनेंशियल अकाउंट है या फिर आपका कॉर्पोरेट अकाउंट है या आपका इनकम टैक्स है, उदाहरण के तौर पे लेते हैं, तो हो सकता है कि मैंने इनकम टैक्स इसी साल पढ़ाया था, तो मैं क्या करता हूं, उस वीडियो के आपके सिलेबस के हिसाब से अपलोड करता हूं। और बीच बीच में हो सकता है कि जब मैं पढ़ा रहा था लाइव क्लास में, तो कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे हो सकते हैं, कुछ असम यूनिवर्सिटी के हो सकते हैं। तो अगर मैं बीच वीडियो में ये वर्ड यूज करता हूं तो आप उसको इग्नोर करिएगा। आपको ये रहना है कि आपके अकॉर्डिंग और आपके बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कराया जा रहा है। तो होपफुली आप इस बात को देखेंगे और आगे कंटिन्यू वीडियो देखेंगे। तो अब आगे अपनी स्टडी स्टार्ट करिए और ज्यादा से ज्यादा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ यूनिवर्सिटी के अंदर इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि अब आपको कहीं यूट्यूब पे भटकने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। चलिए आगे कंटिन्यू क्लास करते हैं। चलिए आज एकदम आपके लिए न्यू चैप्टर, एकदम न्यू चैप्टर जिसको आपने आज से पहले नहीं देखा, ना ही 12th पे देखा, ना ही सेमेस्टर 1 में देखा, अब जाके आपका देखा जाए तो ये न्यू चैप्टर है। काफी सारे बच्चे ऐसे सोच रहे थे कि सर अभी 12th वाला चल रहा है, तो बिल्कुल न्यू चैप्टर, और सिंपल भी कह सकते हैं और इंटरेस्टिंग भी कह सकते हैं। चैप्टर का नाम क्या है हमारा? रिडम्पशन। रिडम्पशन, रिडम्पशन का मतलब होता है वापस लेना, वापस लेना। अभी समझेंगे। ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, तो हम अपने प्रेफरेंस शेयर को वापस ले लेंगे, वापस खरीद लेंगे। जैसे मान लो एक कंपनी XYZ लिमिटेड कंपनी है, इसने इशू किए। इशू का मतलब क्या होता है? देना। मैंने 5000 शेयर इशू किए और 10% प्रेफरेंस शेयर है, और 5 साल बाद मैंने इनसे वापसी ले लिए। जिसको मैंने दिए थे प्रेफरेंस शेयर, मान लेते हैं A को दिया था, मैंने अपनी कंपनी का शेयर A को दे दिया था 5000, और 5 साल बाद मैं बोलता हूं भैया अब ये शेयर मुझे वापसी आप दे दो। तो अभी मुझे अगर 100 रुपए का एक शेयर है तो मुझे तो इसने 5 लाख दिए होंगे, और 5 साल बाद मैं इसके वापसी कर दूंगा। अब कितने करूंगा डिपेंड्स करेगा। तो जो मैं वापस करूंगा दैट इज कॉल्ड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। जो हम वापस करेंगे इसको रिडेम्पशन बोला जाएगा। जो वापस करेंगे इसको रिडेम्पशन बोला जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। चलिए सर हम पहले इस चैप्टर के बारे में देख लेते हैं क्या कंडीशंस है। सबसे पहले तो हम समझते हैं सर व्हाट इज द प्रेफरेंस शेयर। देखिए हमारे शेयर कैपिटल को ध्यान से समझिएगा, और 2 टुकड़ों में बांट दिया गया है। एक मिनट, शेयर कैपिटल को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया है। शेयर कैपिटल को 2 पार्ट में। जैसे एक होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, और एक होता है हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एक होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। दोनों में फर्क क्या है सर?
नंबर 1, अगर हम वोटिंग राइट या राइट की बात करें तो यहां पे राइट होता है इक्विटी शेयर होल्डर को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट नहीं होता। पहला डिफरेंस, वोटिंग राइट मतलब किसी भी बदलाव में कंपनी के अंदर जो भी चेंजेस होगा तो हमें पूछ के डिसीजन लेना होता है। तो प्रेफरेंस शेयर के अंदर कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमारा नहीं पूछा जाएगा, इक्विटी वालों से हर एक छोटी से छोटी बात को पूछा जाएगा। दूसरा, डिविडेंड। डिविडेंड यहां पे ऐसा कोई नो फिक्स, यहां फिक्स नहीं है कि हम आपको कितना डिविडेंड देंगे, और कई कई सालों तक तो जो कंपनी घाटे में नुकसान में चल रही होती है वो डिविडेंड भी नहीं देती। यहां पे एक हमारा परसेंटेज फिक्स होगा, परसेंटेज क्या होगा हमारा, फिक्स होगा। जैसे कि मैंने कहा 10% प्रेफरेंस शेयर, इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर पे हम 10% जो लिखा है, इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर पे हर एक साल 10% का हमें डिविडेंड देना ही देना होगा। पहला डिफरेंस, दो डिफरेंस पता चल गया। तीसरा, थर्ड, इसको जब हम परचेज, हम इक्विटी शेयर को कैन नॉट, इक्विटी शेयर को नहीं परचेज कर सकते, मतलब मैंने आपको दिया तो मैं आपसे वापसी नहीं छीन सकता, कुछ एक एक्सेप्शन केस है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर के केस में मैं आपसे वापसी छीन सकता हूं। तो कैन रिडीम, भैया इसीलिए तो चैप्टर का नाम है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो कुछ छोटे छोटे से डिफरेंसेस है, एग्जाम में कभी भी थ्योरी में डिफरेंस नहीं पूछा जाएगा आपके। क्या आएगा हम सारी बातों को डिस्कस करेंगे। प्रेफरेंस शेयर के आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए तो क्या कहता है, पहले कुछ हम इसके कंडीशंस और कुछ अजम्पशन, कुछ चीजों को ध्यान से पढ़ ले तो हमारे लिए बेहतर होगा और जानने में आसानी हो जाएगी। कहता है इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर सेक्शन 55, इसके लिए पूरे प्रेफरेंस शेयर को गवर्न करने वाला सेक्शन कंपनीज एक्ट में है, वो सेक्शन 55। और जो मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं ये एज इट इज थ्योरी आपके कंपनी लॉ के अंदर या कॉर्पोरेट लॉ कह लो, उसके अंदर भी सवाल पूछे जाएंगे आपके। कहता है नो इशू, हम इशू ही नहीं कर सकते ऑफ इररिडीमेबल ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इररिडीमेबल का मतलब क्या होता है सर, इररिडीमेबल का मतलब होता है हम आपसे पैसे ले ले और हम आपको बोले कि आपके पैसे कभी हम वापसी नहीं करेंगे। जैसे मैंने आपसे प्रेफरेंस शेयर इशू किया तो आपने मुझे 100 रुपए दिया, मान लो एक फेस वैल्यू है, तो आपने मुझे क्या दिया, 100 रुपए दिया, तो मेरे पास 100 रुपए आ गए, ठीक है सर। अब मुझे इस 100 रुपए को आपको जब वापसी करूंगा मैं कुछ समय बाद, तो मैं बोलूंगा मैं आपके प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर रहा हूं। मगर लॉ पहले क्या करती थी कि हम बोलते थे कि आप मुझे 100 रुपए दीजिए, बदले में हम आपको क्या दे रहे हैं, मान लो आपको बदले में हम दे रहे हैं साहब प्रेफरेंस शेयर, और हम ये पैसे आपको कभी वापस नहीं करेंगे और ना ही आपसे हम ये शेयर्स को लेंगे। तो ऐसे शेयर्स को बोला जाता है इररिडीमेबल, जिसको रिडीम ना किया जा सके प्रेफरेंस शेयर। तो जब हमारा 1956 एक्ट हुआ करता था कंपनी, तब ऐसा प्रोविजन था प्रेफरेंस शेयर इररिडीमेबल भी होते थे। लेकिन 2013 में जब ऐसी बातें आई तो बोल दिया गया साफ साफ सेक्शन 50 में, साफ साफ सेक्शन 50 में बोल दिया गया भाई साहब आज के बाद हमारा प्रेफरेंस शेयर इररिडीमेबल होगा ही नहीं। मतलब नो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। अब आप जब पढ़ेंगे कंपनी लॉ तो वहां पे पता चलेगा शेयर्स के भी टाइप है। कंपनी जब बनती है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी अनलिमिटेड बाय शेयर्स, इस तरीके से भी बनती है। तो जो लिमिटेड बाय शेयर्स है वो कंपनी शेल आफ्टर द कमेंसमेंट, जब कमेंसमेंट बिजनेस शुरू हो जाएगा
दीज एक्ट इशू एनी प्रेफरेंस शेयर विच आर इररिडीमेबल। इसका मतलब बड़ी सिंपल वर्ड में कहता है, हैंस इशू ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इज प्रोहिबिटेड। मतलब वाद्य है, ये कर ही नहीं सकते, वर्जित है। यानी कहने का मतलब है कि भैया प्रेफरेंस शेयर को इररिडीमेबल नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं आपसे 100 रुपए लूंगा और आपको मैं प्रेफरेंस शेयर दूंगा, उसके बाद मुझे ये प्रेफरेंस शेयर वापस लेने होंगे और आपके 100 रुपए मुझे वापसी भी देने जरूरी हैं। मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकता कि मैं प्रेफरेंस शेयर आपको दे दूं, 100 ले लूं और आपके पैसे लौटाऊं ही नहीं, मुझे लौटाना जरूरी है। ये कौन कहता है कि ये लौटाना बहुत जरूरी है? ये सेक्शन 55 कहता है कंपनी एक्ट का कि ये करना ही करना पड़ेगा। दूसरे कंडीशन को देखते हैं, कितने समय? तो बोला गया भैया आपको 20 वर्षों के अंदर अंदर, 20 ईयर के अंदर अंदर उनके पैसे लौटा देने हैं। 20 ईयर से ज्यादा नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा ज्यादा करेंगे तो माना जाएगा आपने कंपनी के लॉ को तोड़ा है और इसके लिए आपको पनिशमेंट किया जाएगा। अच्छा सर, लेकिन कुछ केसेस में 20 की जगह पे 30 भी दे दिया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के केस में 30 ईयर भी दे दिया जाता है। कहता है अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर इज सो ऑथराइज बाय इट्स आर्टिकल, जो उसके आर्टिकल्स ऑथराइज करता है, मे इशू प्रेफरेंस शेयर विच आर लाइबल टू रिडीम, उसे रिडीम करना ही करना होगा। कब? विद इन अ पीरियड ऑफ 20 ईयर। इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर मैं 5 साल के बाद भी रिडीम कर सकता हूं, 10 साल बाद भी रिडीम कर सकता हूं, 15 साल बाद भी रिडीम कर सकता हूं, लेकिन 20 साल बाद रिडीम नहीं, उससे पहले ही पहले करने हैं आपको। कहता है ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब। अगर कोई कंडीशन और सरकार आपको कोई ऐसे प्रिविलेजेस देती है, बेनिफिट देती है, कुछ स्पेशल केस आपके ऊपर लगा है, उसकी बात को छोड़कर जनरली 20 साल में वापसी करने हैं। इट मींस रिडेम्पशन मस्ट कीप प्लेस विद इन अ पीरियड ऑफ 20 ईयर, 20 साल के अंदर हो जाने चाहिए। यानी अभी 2 पॉइंट्स देखें, 2 बातें कि प्रेफरेंस शेयर कैन नॉट बी इररिडीमेबल। दूसरा, कितने टाइम बाद? 20 ईयर के बाद आपको रिडीम करना है। अब कहता है कि रिडेम्पशन एक्सीडिंग 20 ईयर, कुछ ऐसे कंडीशन, कुछ ऐसे सिचुएशन है जहां पे हमारा सेक्शन 55 ने कहा था कि 20 साल के अंदर रिडीम करना, इसके कुछ एक्सेप्शन केस भी आ गए। इस प्रोविजन को एक और सेक्शन प्रोविजन क्या बोलता है? नॉट एक्सीडिंग। कहता है 30 ईयर। कहता है यहां पे भैया 20 साल छोड़ो, हम तो 30 साल वाली बातें बता रहे हैं आपको। कहता है द प्रेफरेंस, द फर्स्ट प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 55 परमिट टू द इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर नॉट एक्सीडिंग 20 ईयर। पहला जो प्रोविजन है वो तो कहता है कि भैया 55 का प्रेफरेंस शेयर कैन नॉट बी इशू मोर देन 20 ईयर। लेकिन कुछ केसेस में टू फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वाली कंपनी, एज स्पेसिफाइड द शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में, हाउएवर द रूल नंबर 10 ऑफ द कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल नंबर 2014। अब देखो, कई जगह पे सेक्शन बोल रहा है, कई जगह पे एक्ट बोल रहा है, कई जगह पे रूल बोल रहा है। इसका मतलब क्या है? सबसे बड़ा है इसके अंदर हमारा एक्ट। एक्ट को अगर आपको सरल भाषा में समझना है तो उसके लिए बीच बीच में बनाए जाते हैं रूल्स, और एक्ट के अंदर क्या होते हैं? हमारे सारे के सारे सेक्शन। कहता है प्रोवाइड दैट द मैक्सिमम पीरियड ऑफ द प्रेफरेंस शेयर शैल नॉट बी मोर देन 30 ईयर और कंपनी शैल इवन द लास्ट 10% ऑफ सच प्रेफरेंस शेयर बिगिनिंग फ्रॉम द 20 ईयर। 20 साल के बाद वो 10% हर साल चाहे तो रिडेम्पशन कर सकती है। 3 बातें बताई हैं मैंने कि प्रेफरेंस शेयर इररिडीमेबल होता है, प्रेफरेंस शेयर को 20 सालों के अंदर अंदर रिडीम करना जरूरी है, लेकिन कुछ केसेस के अंदर
और कुछ केस कौन से, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। ये कौन से होते हैं, जो फ्लाईओवर बनाते हैं, जो ब्रिज बनाते हैं, जो पावर कॉर्पोरेशन के अंदर होते हैं, तो इनको बोला जाता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। इनके काम में काफी लंबे समय तक काम चलता है, तो इसलिए इनको थोड़ा सा रियायत दिया गया है 10 साल का। आगे देखिए कंडीशंस। भैया क्या कंडीशंस रखी हैं सेक्शन 55 ने। हम अपने प्रेफरेंस शेयर के होल्डर को पैसे वापसी तभी दे सकते हैं जब ये सारी कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो हम प्रेफरेंस शेयर के होल्डर के पैसे वापस दे ही नहीं पाएंगे। कहता है ये रिक्वायर्ड करता है दैट प्रेफरेंस शेयर कैन बी रिडीम ओनली द फॉलोइंग कंडीशन। सबसे पहली बात भैया, प्रेफरेंस शेयर कौन सा होना चाहिए, फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप, मान लो हमारा प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए का है, उसमें से आपने 2 रुपए दिए, 20 रुपए दिए, 50 रुपए दिए और मैंने मांगे यहां पे 30 रुपए, आपने नहीं दिए। दो व्यक्ति हैं ए और बी, मान लेते हैं बी ने तो दे दिए और ए ने नहीं दिए, तो मैं रिडीम किसके करूंगा, सिर्फ बी के रिडीम करूंगा, ए के नहीं करूंगा रिडीम। क्योंकि लॉ क्या कहता है कि सच शेयर मस्ट बी फुल्ली पेड अप, उसे क्या होना पड़ेगा, फुल्ली पेड अप। ए के मैं तभी रिडीम करूंगा, बोलूंगा पहले पैसे ला 30 रुपए, फिर मैं तेरे पैसे रिटर्न करने वाला हूं सारा। समझ में आई बात आपको। आगे कहता है सच शेयर कैन बी रिडीम आउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, मतलब सर वो प्रॉफिट जिसके ऊपर सरकार का कोई रोक टोक नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है, ऐसे प्रॉफिट होंगे तो उससे हम आपके प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करेंगे। इसको और हम आगे चल के भी एक्सप्लेन करने वाले हैं, आगे चल के भी एक्सप्लेन करने वाले हैं। आइए, कौन सा प्रॉफिट होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। प्रॉफिट दो तरीके के होते हैं, एक होता है जिस प्रॉफिट को हम बांट नहीं सकते और एक होता है जिसको हम बांट सकते हैं। जैसे कि कैपिटल रिजर्व को नहीं बांटा जाता, सिक्योरिटी प्रीमियम को नहीं बांटा जाता। आपको बताया था सिक्योरिटी प्रीमियम के 5 कंडीशन थे जहां पे इसको यूज किया जा सकता था, बोनस शेयर, बाय बैक करने के लिए, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ करने के लिए। ऐसे ही डिविजुअल प्रॉफिट क्या होता है ये भी सीखना पड़ेगा। कहता है प्रॉफिट विच वुड बी अदरवाइज टू बी अवेलेबल फॉर डिविडेंड, मतलब भैया जिसको आप जैसे मर्जी दे हो, और आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स मेड फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन। भैया दो तरीके हैं आपको पैसे इसके वापसी करने से पहले, कंडीशन है कि ये इंतजाम कर लो, आपके पास फ्री रिजर्व पड़ा होना चाहिए, या तो आप पहले इशू करो फ्रेश और फिर उस शेयर होल्डर के पैसे दो। इसको अभी हम समझेंगे, इस लाइन को अच्छे से समझने वाले हैं अभी हम। इसके ऊपर लगा दिया स्टार, काफी इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट, एनी प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ सच शेयर, मतलब सर मैंने आपसे 100 रुपए लिया, आपको शेयर दिया और मैंने आपसे कितने ले लिए, 100 रुपए, और मैं बोल रहा हूं 20 साल यानी 15 साल बाद मैं आपको 110 देता हूं और आप मुझे शेयर दे दीजिए। तो मैंने आपसे शेयर्स ले लिए और मैंने आपको दे दिए 110 रुपए। तो 100 के बदले जो मैंने आपको 110 रुपए दिए, तो वो हो गया रिडम्पशन जो किया है वो प्रीमियम पे किया है। तो वो जो 10 रुपए एक्स्ट्रा जा रहे हैं उसकी बात कर रहा है। एनी प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ सच शेयर्स शैल बी प्रोवाइडेड फ्रॉम आउट ऑफ द प्रॉफिट और आउट ऑफ कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। या तो प्रॉफिट से होगा या कंपनीज का सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। इस बात का ध्यान रखिएगा। सर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हाँ भाई हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन सभी को जब मैं प्रैक्टिकली कराऊंगा ना तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा क्या बात कर रहे हैं। वैसे तो मेरे हिसाब से मैंने कोशिश किया है समझा दूं, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल करेंगे ना इसका तो ऐसा लगेगा हाँ अब बहुत अच्छे से आ गया। कहता है वेयर द शेयर रिडीमेबल डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स रिडीम मस्ट बी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। बोलता है कि भैया जब कभी भी आपके पास प्रॉफिट डिविजुअल प्रॉफिट से आप करेंगे तो पहले आपको कैपिटल रिजर्व बना लेना चाहिए। अगर आपने कैपिटल रिजर्व नहीं बनाया तो आप शेयर्स को रिडीम ही नहीं कर सकते। अच्छा सर इसके ऊपर भी स्टार लगाओ। जब मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा, जब मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तो ये सारे पॉइंट आपको याद आ जाएंगे।
कहता है द अमाउंट क्रेडिटेड टू द कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में बी यूटिलाइज बाय द कंपनी बाय वे इशू पेड। बोलता है इस पैसे को जो आप कैपिटल रिजर्व में बनाएंगे, इस पैसे को सिर्फ और सिर्फ आप बोनस शेयर देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी के लिए होगा ही नहीं। आगे कहता है द कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर मेकिंग पार्टली पेड अप टू फुल्ली पेड अप। इसको सीआरआर को नहीं कर सकते। अच्छा सर, लो भाई इस पे भी स्टार लगाया, ज्यादा डिटेल में प्रैक्टिकल के साथ सब एक बार में खत्म। क्या कहता है आगे, एज अ मैटर ऑफ द प्रूडेंस इट वुड बी नॉट बी डिजायरेबल टू यूज द जनरल रिजर्व of such company for the purpose of redemption preference share long as there be balance in the surplus account। हमारे पास सरप्लस अकाउंट में जो बैलेंस होगा वो बात करेंगे। फोर्थ, द प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी सच एज द फॉलो। अब इसके अंदर ना न्यू एक सेक्शन जो है 133, कुछ प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनीज। क्लास ऑफ कंपनी का मतलब वो कंपनी अलग है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हो गया और एक मेरी नॉर्मल कंपनी है, दोनों कंपनी अलग अलग है तो उसे क्लास ऑफ कंपनी कह दिया गया। तो कहता है द प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी विच फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रेफर टू अंडर सेक्शन 133। बोला गया उनको रिडम्पशन करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा। और ये किसने बोला? सेक्शन 133। कहता है रिडम्पशन प्रीमियम, प्रीमियम ऑन द रिडम्पशन पेबल ऑन प्रेफरेंस शेयर is either to be charged against the profit or adjusted against the security premium before share to be redeemed। मतलब कहा गया भैया जब आप रिडम्पशन पे प्रीमियम देंगे तो उसके लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा इस्तेमाल कर लेंगे। रिडम्पशन प्रीमियम इंक्लूड द फाइनेंशियल कॉस्ट, और रिडम्पशन पे जो प्रीमियम देते हैं वो हमारे लिए खर्चा होता है और वो फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट होता है। जिस प्रकार हम किसी को ब्याज पेमेंट कर रहे हैं तो वो फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट माना जाता है। आपको याद होगा 12th क्लास में आपने पढ़ा था P&L, उसी तरीके से सेम ये फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट माना जा रहा है। एंड चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, और उसे प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज किया जाएगा। इन एनी अदर केसेस प्रीमियम पेबल ऑन द रिडम्पशन एडजस्टेड अगेंस्ट द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। बोला गया भैया कुछ स्पेशल कंपनी के केस के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका प्रॉफिट से होगा, बाकी केसेस में सिक्योरिटी प्रीमियम का भी इस्तेमाल कर पाओगे। आगे देखिए सेक्शन 55 को हम एक बार और एनालिसिस करें। द वेरियस प्रोविजन इन सेक्शन 55 एनालिसिस एज अंडर रिडेम्पशन ऑफ ओनली फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर। कौन से वाले करोगे? फुल्ली पेड अप। अगर आपका कॉल्स इन एरियर हुआ तो कैन नॉट बी, उसको रिडीम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? मैंने बताया कि किसी शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए तो उसको रिडीम कर पाएंगे क्या? जवाब है ना भाई ना, उसको तो रिडीम ही नहीं कर पाएंगे। क्या कहता है? रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर कैन बी रिडीम्ड ओनली इफ दे आर फुल्ली पेड अप। इट मींस, आप थोड़ी देर चुप नहीं रह सकते हैं। Share can be redeemed only if they are fully paid up. It's mean the partly paid up of shares or the share on which calls unpaid या फिर calls in arrear, या तो calls in arrear होगा या calls unpaid होगा, तभी हो सकता है। अदरवाइज यहां पे redeem, आप देखो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, जो रिडीमेबल वाला प्रेफरेंस शेयर होगा कैन बी रिडीम, आप रिडीम कर सकते हो ओनली इफ दे आर फुल्ली पेड अप, अगर वो फुल्ली क्या हो? पेड अप हो। इट्स मीन पार्टली पेड, मतलब इसका मतलब यह है कि पार्टली पेड अप शेयर्स और शेयर ऑन विच कॉल्स आर अनपेड, या जिसको कॉल्स इन एरियर कहते हैं, कैन नॉट बी रिडीम, उसको रिडीम नहीं किया जा सकता। सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है सोर्स ऑफ रिडम्पशन। भैया आप अपने डिबेंचर कह दिया मैंने, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के मैं पैसे को रिटर्न करूंगा। मैंने आपको प्रेफरेंस शेयर दिया और आपसे मैंने 100 रुपए लिया, तो मैं आपके 100 रुपए रिटर्न करने वाला हूं।
तो जो मैं आपके 100 रुपए रिटर्न करूंगा वो पैसे मैं लाऊंगा कहां से, उस पैसे का मैं इंतजाम कहां से करूं, क्योंकि लेते टाइम पे पैसे तो हम खर्च करने के लिए हमें कोई इंतजाम नहीं करना। आपको मैंने 10,000 रुपए दिया और बोला खर्च करो, इजीली खर्च कर लोगे। मैंने बोला कि 10,000 मेरे लौटाओ, उसका इंतजाम करना पड़ेगा, आपको अरेंज करना पड़ेगा। यार 10,000 देने हैं तो कहाँ सेविंग से करूं, या किसी से मैं लेके दूं, या फिर मेरे पास कुछ सामान है उस सामान को बेच करके दूं, उसके लिए आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो दैट इज सोर्स, कि भैया जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के आप पैसे रिटर्न करोगे उसके सोर्स क्या है। कहता है सोर्स ऑफ रिडम्पशन, रिडम्पशन के सोर्स क्या क्या है। कहता है द नॉमिनल फेस वैल्यू पार वैल्यू, यानी यहां पे रिडम्पशन की चिंता क्या है, सिर्फ पार वैल्यू को कहां से दिया जाए इसकी चिंता है। कहता है आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, प्रॉफिट को डिविजिबल करके, यानी फ्री प्रॉफिट, या फिर आप फ्रेश इशू करके पैसा इकट्ठा करिए। या तो आपके पास ढेर सारा प्रॉफिट पड़ा हुआ है वहां से दे दो, अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं है तो नए शेयर को इशू करो, वहां से पैसा आएगा और आपको दे दो। दो ही जगह हैं आपके पैसे लौटाने के। या फिर आपको दोनों ही हो सकते हैं। मान लो 100 रुपए लौटाने हैं, 30 रुपए मेरे पास पहले से पड़े हुए हैं और 70 रुपए मैं फ्रेश इशू से ले आता हूं, तो दोनों मिला के मैं आपके 100 रुपए वापसी कर सकता हूं। इसको मैंने स्टार लगाया कि जब प्रैक्टिकल कराऊंगा तो एकदम क्लिक हो जाएगा। आउट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द पार्टली आउट ऑफ द फ्रेश इशू एंड पार्टली फ्रॉम द डिविजिबल डिस्ट्रीब्यूटेबल फ्री प्रॉफिट, इन दोनों में से किसी से भी हो सकता है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, जब हम रिडम्पशन करेंगे जब उस पे एक्स्ट्रा पैसे देंगे, यानी आपके 100 के बदले मैं 110 लौटा रहा हूं तो मैं आपको 10 एक्स्ट्रा दे रहा हूं, इस 10 रुपए कहां से इंतजाम करेंगे। तो बोला गया सिक्योरिटी प्रीमियम में अगर आपके पास पहले से पैसा पड़ा है तो उसका इस्तेमाल कर लो, या फिर आपके पास प्रॉफिट है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो बोला गया कंपनी कैन बी रिडीम प्रेफरेंस शेयर आइदर एट पार और एट प्रीमियम, दोनों पे हो सकता है। इफ प्रेफरेंस शेयर आर रिडीमेबल एट प्रीमियम द प्रीमियम मस्ट बी प्रोवाइड बिफोर द शेयर आर रिडीम, मतलब शेयर रिडीम करने से पहले प्रीमियम देना पड़ेगा। कहता है आइदर आउट ऑफ कंपनी के सिक्योरिटी प्रीमियम में जो पैसा पड़ा है वहां से, या फिर जो कंपनी के पास प्रॉफिट पड़ा हुआ है वहां से हम प्रीमियम। तो देखो हम जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पैसे लौटाएंगे तो दो चीजों का इंतजाम करना पड़ सकता है, एक फेस वैल्यू का और एक प्रीमियम का। फेस वैल्यू के लिए तो हम क्या कर सकते हैं, या तो फ्री रिजर्व या फ्रेश इशू कर लो, और प्रीमियम के लिए हमें क्या करना होगा, या तो प्रॉफिट या फिर आपको सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल करना होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल आप फेस वैल्यू की पेमेंट करने के लिए कभी नहीं कर सकते। मान लिया जाए मुझे 100 रुपए आपको रिटर्न करने हैं, आपका 100 रुपए मैंने लिया और मुझे आपको 100 रुपए रिटर्न करना है, तो इसके लिए मेरे पास दो ही रास्ते बचते हैं। क्या क्या, एक बचता है हमारा फ्री रिजर्व और एक बचता है हमारा क्या, फ्रेश इशू। लेकिन अगर मुझे आपको 110 रुपए रिटर्न करने हैं तो 100 रुपए के लिए तो फ्री रिजर्व और फ्रेश इशू है, और जो बाकी के 10 रुपए हैं इसके लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल कर सकते हो। इस बात का ध्यान रखना है आपको। सर आगे क्या है, आगे पहले एक बार मैं आपको समझा दूं कि फ्री रिजर्व और इसमें क्या डिफरेंसेस हैं। इस पे से क्वेश्चंस पूछा नहीं जाएगा लेकिन पता होना चाहिए। कहता है सर डिविजिबल प्रॉफिट और फ्री प्रॉफिट। डिविजिबल मतलब जिसको बांटा जा सकता है बिना किसी कंडीशंस के, अदरवाइज अवेलेबल डिविडेंड, ठीक है सर। ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ये जो बातें बोल रहा है अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा। सरप्लस इन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, अगर आपने जो पैसा कमाया है, जो व्यापार करके कमाया है, डेली सेल परचेज से प्रॉफिट किया है, वो प्रॉफिट कहां जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। वो प्रॉफिट हुआ तो उसको कौन से रिजर्व की कैटेगरी में रखोगे आप, फ्री रिजर्व। जनरल रिजर्व अगर है, एनी अदर फ्री रिजर्व आपने बना के रखा है, वो भी कौन सा, फ्री रिजर्व, यहां से यूज कर सकते हो। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व है, इसको भी कौन सा बोलोगे, फ्री रिजर्व। रिजर्व फंड सिर्फ वर्ड आ जाए तो ये भी किस कैटेगरी में आ जाएगा, हमारे फ्री रिजर्व में। इंश्योरेंस फंड रिजर्व
किसी इंश्योरेंस फंड के लिए आपने रिजर्व बनाया है, वो भी किसका पार्ट आ जाएगा? फ्री रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो वर्कर को पेमेंट करने के लिए बनाया है, वो भी किसका पार्ट माना जाएगा? फ्री रिजर्व। वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड, ये भी किसका पार्ट माना जाएगा? फ्री रिजर्व। नाम अलग अलग है, मतलब वही है। कंटिंजेंसी रिजर्व बनाया है तो ये भी कौन सा पार्ट माना जाएगा? फ्री रिजर्व। प्रोविजन फॉर रिजर्व फॉर डाउटफुल के लिए बनाया हुआ है तो ये भी फ्री रिजर्व। और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के लिए कोई रिजर्व बनाया है तो ये भी किसका हिस्सा माना जाएगा साहब? फ्री रिजर्व का हिस्सा माना जाएगा। मुद्दे की बात है ये, यहां से आप क्या कर सकते हो? प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर सकते हो। इन पैसे का इस्तेमाल प्रेफरेंस शेयर को रिडम्पशन में लगा सकते हो आप, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जो इस साइड मैंने पैसे लिखे हुए हैं, इन पैसे का तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते रिडम्पशन करने के लिए। सबसे पहली बात, कौन सा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिडम्पशन के लिए नहीं इस्तेमाल हो सकता। हाँ, रिडम्पशन के ऊपर सिक्योरिटी प्रीमियम को पेमेंट के लिए इस्तेमाल हो सकता है। और सर कैपिटल रिजर्व का इस्तेमाल नहीं हो सकता। अभी बताया था कैपिटल रिजर्व कहां से आता था? शेयर फोरफीचर करके हमने कैपिटल रिजर्व निकाला था। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व यानी सीआरआर, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूंगा। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का भी इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। पीछे बताया कैपिटल रिजर्व रिडम्पशन रिजर्व का सिर्फ एक ही जगह इस्तेमाल हो सकता है, वो है बोनस शेयर, और कहीं इस्तेमाल नहीं हो सकता। प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन या प्री इनकॉर्पोरेशन, हमारे कई बार ना प्रॉफिट हमारे जनरेट हो जाते हैं कंपनी बनने से पहले। प्रायर इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन का मतलब बनना, बनने से पहले ही हमें डील मिलने लग जाता है, उसे बोलते हैं प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन। तो ऐसी वाली जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट हमें फ्री रिजर्व का पार्ट नहीं मानेंगे। शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जो पैसा आ जाता है वो भी फ्री रिजर्व का पार्ट नहीं है। रिवैल्यूएशन रिजर्व, जब आप फिक्स एसेट्स की रिवैल्यूएशन करते हो, फिक्स एसेट बढ़ जाता है घट जाता है तो वहां रिवैल्यूएशन प्रॉफिट क्रिएट होता है, वो भी फ्री रिजर्व नहीं है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, किसी एसेट्स को बेचा और वहां से प्रॉफिट कमाया, वो भी फ्री रिजर्व का पार्ट नहीं है। डीआरआर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ये भी फ्री रिजर्व का पार्ट नहीं है, इसे लिख लीजिएगा कहीं। आपका डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, ये ऐसा रिजर्व होता है, हम डेवलपमेंट करने के लिए हमें रिबेट दे देती है गवर्नमेंट। कई बार आपने सब्सिडी का नाम सुना होगा, जो सब्सिडी हमें मिलता है उसे डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व के अंदर डाल देते हैं, वो भी फ्री रिजर्व नहीं है, वो स्पेशल पर्पस के लिए है। इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस रिजर्व, मैंने किसी इन्वेस्टमेंट के लिए लिया हुआ है, जो मिला है वो भी फ्री रिजर्व का पास रहा है। बट सर एज पर द एनईपी गाइडलाइंस यू कैन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट राइट ऑफ प्रीमियम पेबल रिडम्पशन, मैंने बिल्कुल यही बोला है कि सिक्योरिटी प्रीमियम का एज पर गाइडलाइंस वी कैन यूज, मैंने तो बोला ही है सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल कर सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम को पेमेंट करने में, बट रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को नहीं करने में। 133 सिर्फ इसको मना करता है हमारा। सर यहां तक किसी बच्चों को थ्योरी में, और इसमें से थ्योरी मैं ये मान के चलता हूं आपके कॉर्पोरेट अकाउंट में भी इनके बीच में डिफरेंस आ सकता है, इक्विटी प्रेफरेंस के बीच में डिफरेंस आ सकता है, किसी का कोई डाउट है? वी कैन नॉट सर, बट हाँ नहीं देखो, एनईपी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नहीं, अगर कहता है 133 को फॉलो करिए तब नहीं करेंगे। अगर 133 आपको डिस्कस ही नहीं किया गया है पूरे सवाल के अंदर, इसका मतलब आप सिक्योरिटी प्रीमियम को पेमेंट करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। समझे बात आप? जैसे मैंने कहा कि आपको जो मैं सवाल दूंगा वो आपको कंप्लायंस करना है सेक्शन 133 133 के अकॉर्डिंग, तब नहीं कर पाएंगे। अगर मैंने कुछ नहीं बोला तो ये आपकी इच्छा है पूरी की पूरी। आइए सर इसको और डिटेल में हम कुछ समझे। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? हम कुछ और बातों पे डिस्कस करते हैं। मैं आपके सामने अभी तक थ्योरी पढ़ा, थोड़ा बोरिंग, क्या क्या मैंने बोला, कुछ बातें समझ आई कुछ बातें नहीं समझ में आई, लेकिन जब आप मैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करवाऊंगा तो सारी थ्योरी आपको बिना पढ़ाए याद हो जाएगा। अच्छा इसलिए ऐसी ऐसी बातें चल रही थी। मान लीजिए यहां पे हमारा शेयर कैपिटल है
5 लाख का, डिबेंचर है 1 लाख का, क्रेडिटर है 1 लाख का, टोटल कितने का हो गया 7 लाख। यहां मैंने कहा फिक्स एसेट्स है मेरा 5 लाख और करंट एसेट्स मैंने आपको दिया 2 लाख। आपको पता चल रहा है मैं क्या बना रहा हूं, ये मैंने लिखा नहीं ऊपर, दैट इज बैलेंस शीट। ये क्या है हमारा बैलेंस शीट है। अब कंपनी के अंदर मालिक कौन है पहले बताओ, कंपनी के अंदर मालिक कौन है? मालिक ये है, मालिक कौन है? शेयर कैपिटल, यानी ये मालिक है। अगर मैं कंपनी के मालिक को ही जान से मार दूं या कंपनी के मालिक को ही खत्म कर दूं तो क्या कंपनी जो हमारा मान लेते हैं एबीसी लिमिटेड है, इस एबीसी लिमिटेड का कोई भी एग्जिस्टेंस रहेगा क्या? अगर मैं पूरे मालिक को ही खत्म कर दूं तो क्या इस कंपनी का कोई भी एग्जिस्टेंस रहेगा? जवाब है सर ऐसा तो रहेगा ही नहीं। अगर दुकानदार में दुकान के अंदर से दुकानदार को बाहर निकाल के फेंक दिया जाए तो उस दुकान की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। कई बार ये सभी मालिक ना इतने चालाक होते हैं, ये चाहते हैं कि हम इसको छोड़कर चले जाएं और हम अपने पैसे निकालें और चले जाएं। और ये पता है कैसे करेंगे? ये सारा एसेट्स बेचा और पैसे लिए और चले गए तो बेचारा रह कौन गया कंपनी के अंदर? डिबेंचर और क्रेडिटर, यानी लाइबिलिटी वाले कंपनी के अंदर रह गए। जब लाइबिलिटी वाले कंपनी के अंदर रह गए और यहां पे बेचारा बच गया करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स में मे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 1 लाख की चीज 1 लाख में ना बिके। बहुत सारी चीजें मान लेते हैं कि डेटर है, डेटर हमारा बेड डेट्स हो चुका है, वो सारे करंट एसेट्स में शो कर रखे हैं और ये सारे के सारे हमारे बेड डेट्स है। तो आप ध्यान दीजिए, अगर ये पूरा बेड डेट्स है तो बेचारा डिबेंचर और क्रेडिटर का तो पूरा खतरे में पैसे आ गया, इसको 1 रुपए भी नहीं मिलने वाला। क्या मिलेगा इसके? 1 रुपए भी नहीं मिलेगा। इसलिए लॉ ने क्या बनाया? लॉ ने बोला भैया कभी भी ऐसा कोई कंडीशन नहीं होगा कि मालिक अपने पैसे यहां से निकालेगा। मालिक जो है यानी शेयर होल्डर जो है वो अपने पैसे यहां से निकाल ही नहीं सकता। अगर मालिक अपने पैसे नहीं निकाल सकता तो इसका मतलब क्या है सर? यानी सेक्शन कहता है कि भैया आप रिडम्पशन करोगे, आप बोलते हो कि 20 साल के बाद रिडीम करो। अगर इसके अंदर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम करेंगे तो ये तो भाई साहब कम होगा ही होगा। आपका सेक्शन 55 क्या कहता है कि आप रिडम्पशन करो। रिडम्पशन का मतलब पैसे लौटाओ और मालिक को खत्म करो, क्योंकि जब मैं इनके पैसे लौटाऊंगा, मान लो प्रेफरेंस शेयर है 2 लाख दे दिए तो बचे कितने? ये 3 लाख ही बचे। फिर मैंने 1 लाख दे दिए तो बचे कितने? 2 लाख। तो अपने आप ये खत्म हो रहे हैं मालिक। तो लॉ ने कहा कि भैया हम 20 ईयर में आपको रिडीम करने के लिए तो बोल रहे हैं, लेकिन जितना आप रिडीम करोगे उसके बदले आप बना लोगे क्या पता है? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, यानी CRR पहले आपको क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाके आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को खत्म करोगे। तो मान लिया जाए मैंने सोचा यार 2 लाख की पेमेंट कर दी जाए, तो आपने क्या करना है? 2 लाख की पेमेंट करने के लिए आपको इंतजाम करना है। कैसे इंतजाम करोगे पता है? पहले 2 लाख का आपको बनाना पड़ेगा CRR। 2 लाख का बनाया CRR आपने और यहां से 2 लाख का घटा दो तो बचे कितने? 3 लाख। हमारा टोटल भी इक्वल है और मान लेते हैं मालिक खत्म हो गया। अभी CRR के पैसे को गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आप यूज ही नहीं कर सकते। मैंने कहा फिर बनवाया क्यों? क्या करें इस पैसे का? बोला बोनस इशू करो। तो जैसे ही मैं बोनस इशू करूंगा तो अगेन बोनस इशू से ये फिर दोबारा कितने बन जाएंगे? 5 लाख, और ये कितना हो जाएगा हमारा? 0 हो जाएगा। यानी हमें इस पेज में फंसाया गया, इस तरीके से फंसाया गया कि आप रिडम्पशन करो और उसके पहले क्या बना लो आप? CRR। और CRR को कहां यूज करोगे? यूज ही नहीं कर सकते। यूज करना है तो क्या करो? बोनस शेयर। तो जैसे ही बोनस शेयर दूंगा तो फिर दोबारा से शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा हमारा? बढ़ जाएगा। तो पहला कंडीशन बताया कि आपको CRR क्रिएट करना ही करना है। क्यों करना है समझ में आया? ताकि हमारा ऑनर जो है इसके अंदर उसका ऑनरशिप कम ना हो। अब कुछ शेयर होल्डर बोलते हैं कि हम तो CRR, मालिक बोलता है हम CRR बिना क्रिएट करे करेंगे। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आप CRR मत क्रिएट करो,
आप मत करो सीआरआर क्रिएट। कौन कहता है कि आप सीआरआर क्रिएट करो? तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना होगा आपको, आपके 5 लाख है ना, आप 2 लाख वापसी पेमेंट कर रहे हो, तो ये बचा कितना, 3 लाख, और फ्रेश इशू करो ना आप 2 लाख का। तो अल्टीमेटली आपने जब 2 लाख का फ्रेश इशू किया और 2 लाख पेमेंट कर दिया, तो 5 लाख तो वापस से हो गया वो। तो इसलिए 2 कंडीशंस लगाए गए हैं कि या तो आप फ्रेश इशू से करिए या फिर किससे करिए, आप सीआरआर क्रिएट करके करिएगा। सर सीआरआर कहां से क्रिएट करेंगे? ये करेंगे आप कहां से? फ्री रिजर्व से। कितना क्रिएट करेंगे सर? ओनली फेस वैल्यू। ओनली फेस वैल्यू किससे करेंगे? ओनली एंड ओनली फेस वैल्यू से। सर इसका एक एग्जाम्पल ले लीजिए तो ज्यादा समझ में आएगा हमें सीआरआर क्या है। मान लो हमें 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम करना है, ₹50,000। 50,000 ये फेस वैल्यू है, ₹50,000 एट द रेट 10 ईच। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर बताओ, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो जवाब होगा साहब 5,000। यानी मैं 5,000 प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने जा रहा हूं, और इसको रिडीम करने के लिए मुझे कितने पैसे लौटाने होंगे? 5 लाख रुपए, 50,000 रुपए मुझे लौटाने होंगे। मेरे पास जनरल रिजर्व में मेरे पास 2 लाख रुपए हैं। जनरल रिजर्व में मेरे पास कितने हैं? 2 लाख रुपए है। तो मैं इसको रिडीम कैसे करूंगा? रिडीम करने से पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा? सीआरआर बनाना पड़ेगा। मैं इसको बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से करना चाहता हूं। मैं लो आपके सामने एक बैलेंस शीट भी बना देता हूं, जिससे आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि हाँ ये वाक्य कर क्यों रहे हैं और हो क्यों रहे हैं। आइए सर, मैंने लिखा इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 50,000, और मैं बता रहा था जनरल रिजर्व 2 लाख। जनरल रिजर्व क्या हमारा फ्री रिजर्व होता है? तो जवाब है यस सर, ये फ्री रिजर्व होता है। आपने कराया है, अभी बताया तो था थोड़ी देर पहले कि ये फ्री रिजर्व का पार्ट है। इसके बाद डिबेंचर मान लेते हैं 3 लाख। यहां पे फिक्स एसेट्स मान लेते हैं कि 2 लाख। कैश, या कैश की जगह पे बैंक लिख लेते हैं, तो बैंक मान लेते हैं कि कितने हो गए भैया, टोटल कर लेते हैं, एक बार गड़बड़ हो जाएगा। 3 2 5 2 7,50,000। तो कैश में मान लेते हैं 5,50,000। वेरी वेरी सिंपल। और मेरे पास हो गए टोटल 7,50,000। डबल एंट्री सिस्टम का हमारा कुछ कॉन्सेप्ट है जो हमें समझना होगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पैसे देने का मतलब यह नहीं है कि हमारे पास 5,50,000 है, 2,50,000 देके छुट्टी नहीं। दोनों साइड आपको इक्वल पोजीशन बनाना पड़ेगा रूल को फॉलो करते हुए। अगर मैं यहां पे करूं, बड़ी सिंपल, कई बार मेरे मन में ख्याल आता है कि मैं इसको एक काम करता हूं, इस 50,000 को पेमेंट करूंगा और यहां से ये 50,000 हमारा हटके और ये 5 लाख हो जाएगा। इधर का भी टोटल 7 लाख और इधर का टोटल 7 लाख। हमने तो डबल एंट्री बुक कीपिंग पूरी फॉलो की और बैलेंस शीट क्या हो गया, मैच। लेकिन क्या होगा इस बेचारे सेक्शन 55 का? ये तो कह रहा है ओनरशिप कम ही नहीं करनी है, लेकिन आपने क्या करा, ओनरशिप को क्या कर दिया, कम कर दिया। और कितना कर दिया आपने? 2 लाख, जबकि कितना होना चाहिए था? 2.5 लाख होना चाहिए ओनरशिप में आपका। तो इसलिए इस सेक्शन 55 ने जो यहां पे परेशान किया है, उस परेशानी से बचने के लिए हमने क्या किया है, समझिए बात को। कहता है गवर्नमेंट के आपको सीआरआर बनाना है। मैंने कहा अच्छा जी हम सीआरआर बना लेंगे। लो जी हमने सीआरआर बना लिया। कहां से पैसा निकालोगे? बोलता है इससे निकालो, जनरल रिजर्व से। मैंने बोला लो 50,000 ये बन गया और यहां पे बच गया हमारा 1,50,000। बात समझ में आई? अब आगे बोला गया कि भैया अब पैसे पेमेंट करो। मैंने बोला लो जी पैसे पेमेंट करते हैं, ये हो गया 0 और इसको भी पेमेंट कर देते हैं, तो बैंक से भी पैसे हो गए ये। तो अब कितना टोटल हो गया हमारा? 7 लाख यहां पे और 7 लाख यहां पे। तो बोला सर अब भी तो वही बात है। मैंने बोला वो बात नहीं है, मेरा ऑनरशिप कितना है? 2 लाख। और यहां जो सीआरआर में पैसा हमने अपने प्रॉफिट से निकाल के डाल दिया, ये कल के दिन या कभी भी ऑनरशिप में ही बदलेगा, क्योंकि इस पैसे को इस्तेमाल मैं किस में करूंगा? बोनस देने में। मान लो लेट सपोज के 2 साल बाद इस पैसे को मैं कहां दूंगा?
बोनस में, और जैसे मैं बोनस दूंगा तो ये फिर से क्या होगा, 0 होगा, और यहां पे आ जाएगा अगेन इक्विटी शेयर कैपिटल, और 50,000 टोटलिंग वही रहा, और हमारा कन्वर्ट किस में हो गया, बोनस शेयर में। समझ में आई बात आपको? तो सेक्शन 55 इस तरीके से हमें उलझा के रखता है। बहुत बच्चों के मन में ख्याल आता है कि सर पैसे तो हैं, दे दो ना, क्यों सीआरआर बना रहे हो? भैया सेक्शन 55 को जिंदा रखना है हमें, इसलिए हम सीआरआर बना रहे हैं, अदरवाइज जरूरत ही नहीं थी हमें सीआरआर बनाने की। समझ में आई बात? हाँ, फ्रेश इशू कर दोगे तो पैसे नहीं होते हैं ना जब हमारे पास, तब हम फ्रेश इशू से पैसा भी इकट्ठा कर लेते हैं और शेयर को भी मैनेज कर लेते हैं, दोनों मैनेज हो जाता है। चलिए ओके, सेक्शन 52 सबसेक्शन 3 अभी बता देंगे। कैन नॉट बी यूज द क्लियरिफाई बिकॉज टीचर ऑल्सो सेड वी कैन नॉट, अभी बता देंगे थोड़ी देर में, पहले हम इसको समझ लेते हैं। मैं पूरा सेक्शन ही डिटेल में बता दूंगा। आइए, तो हमें, हमारे पास 2 लाख रुपए है, तो गवर्नमेंट और सेक्शन 55 कहता है पहले बनाओ सीआरआर। तो सीआरआर कैसे बनाएंगे? जब मैं सीआरआर बनाऊंगा तो मैंने, आपने देखा कि मैंने जनरल रिजर्व का इस्तेमाल किया, यानी जनरल रिजर्व को क्या किया, मैंने कम किया, और लाइबिलिटी को कम करने के लिए डेबिट करना पड़ता है, तो मैं करूंगा जनरल रिजर्व डेबिट, यानी एंट्री होगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। मुद्दा ये आता है सर कितना आपको बनाना है? मैंने कहा फेस वैल्यू के बराबर, फेस वैल्यू के बराबर। तो फेस वैल्यू कितना है आपका? 5,000 है, 10 रुपए का एक, तो अमाउंट फेस वैल्यू यानी 50,000। तो मुझे बनाना पड़ेगा, जनरल रिजर्व से निकाला मैंने 50,000 और 2 में क्या पुट कर दिया मैंने, CRR कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में दे दिया मैंने 50,000। इसको करने के बाद अब हम बुलाते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, हम बुलाते हैं भैया आ जाओ प्रेफरेंस शेयर होल्डर, पैसे ले जाओ। तो हम ड्यू करते हैं दूसरी एंट्री। क्या ड्यू की क्या एंट्री होती है? हम करते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो क्रेडिट होता है, जब वापसी करते हैं तो डेबिट हो जाता है। आपने देखा था 4 फीचर के टाइम पे डेबिट कर रहे थे, तो समझ लो वैसा ही। टू आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर, थोड़े शॉर्ट वर्ड यूज कर रहा हूं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का मतलब भैया तुम्हें पैसे देने हैं, तुम आ जाओ, हमने बुला लिया है तुम्हें, हमारे इंतजाम सब कुछ हो चुका है, आप आ जाइए। अब जैसे ही वो आएंगे हम उसको पेमेंट कर देंगे। किसको पेमेंट करेंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करेंगे। और कहां से पेमेंट कर देंगे? टू बैंक से हम क्या करेंगे, उसको पेमेंट कर देंगे। कितने? 50,000 रुपीज, और इसको भी 50,000 रुपीज। लो जी लो, दोनों को हमने क्या करा, यहां पेमेंट कर दिया, बात खत्म। तो प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन की बात करें तो रिडेम्पशन में हमारा यही बताया गया है कि प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट कर दो और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक, और पहले आप क्या क्रिएट कर लो, CRR। मान लो सर इसका कोई ऑल्टरनेटिव और है क्या? मान लो कि हमारे पास ये होता ही नहीं, ये हमारे पास होता ही नहीं, तो कोई ऑल्टरनेटिव था? हाँ, हम फ्रेश इशू कर देते। तो फ्रेश इशू करते तो क्या ये वाली एंट्री होती क्या, CRR वाली? नहीं होती भैया, नहीं होती, मैं बताऊंगा आपको। तो कौन सी एंट्री होती? तब एंट्री हमारी होती बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी बैंक में हमारे पैसे आ गए। तो रिडेम्पशन, तो हमें क्या, जो हम इंतजाम कर रहे हैं उसको बोला गया सोर्स, उसको बोला गया सोर्स। जो इंतजाम कितनी जगह से हो रहा है? 2 जगह से। कहां कहां से? या तो फ्री रिजर्व से या फिर फ्रेश इशू से। फ्री रिजर्व से या फिर फ्रेश इशू से। अरेंजमेंट कहां से, पैसा कहां से इकट्ठा करोगे? फ्रेश इशू से या फ्री रिजर्व से। फ्रेश इशू में कोई CRR नहीं बनाना, अगर रिजर्व से करोगे तब आपको उस पैसे को उठा के कहां डालना है, CRR। और CRR का इस्तेमाल कहां कर सकते हो आप? सिर्फ बोनस इशू करने के लिए CRR का इस्तेमाल कर सकते हो, सिर्फ बोनस इशू करने के लिए। तो मैंने कुछ जगह पे स्टार लगाया, तो इस एग्जांपल से अब जाके क्लियर होगा। क्या कहता है? वेयर द शेयर आर रिडीम आउट ऑफ डिविजुअल प्रॉफिट। जब हम जनरल रिजर्व या डिविजुअल प्रॉफिट से करते हैं, द फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू शेयर रिडीम मस्ट बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में आपको पैसा डालना पड़ेगा, जैसे मैंने अभी डाल के दिखाया। आगे क्या कहता है? द अमाउंट क्रेडिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट यूटिलाइज द कंपनी बाय वे ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस इशू। जो मैं बता रहा था, मैंने स्टार लगाया। अब मेरे हिसाब से आपको पूरा क्लियर हो गया कि क्या कहना चाह रहा है ये। यहां भी स्टार लगाया था। सच शेयर कैन बी रिडीम आउट ऑफ डिविजुअल प्रॉफिट से हो सकता है, या फिर कहां से हो सकता है? फ्रेश इशू। क्लियर हो गया होगा अब ये सारी पॉइंट आपको। एनी प्रीमियम पेबल
कहता है प्रीमियम पेबल कब कर सकते हैं, कहता है कि एनी प्रीमियम पेबल ऑन द रिडम्पशन ऑफ सच शेयर्स शैल बी प्रोवाइडेड फ्रॉम द आउट ऑफ द प्रॉफिट और आउट ऑफ कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बच्चे का डाउट है, उस डाउट को मैं क्लियरिफाई कर दूंगा कब कब। आइए सर, मैंने और कहां स्टार लगाया था, ये तो मैंने बता दिया था, एक जगह और स्टार लगाया था आई गेस मैंने, ये रहा सोर्स ऑफ रिडम्पशन। कहता है नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू आपको रिडम्पशन करने के लिए चाहिए, कब कर सकते हो, आउट ऑफ डिविजुअल प्रॉफिट, अगर वो नहीं है तो कहां से करोगे आप, फ्रेश इशू के पॉइंट ऑफ व्यू से कर दोगे। ये मैंने स्टार लगाया। अब एक बार ये चीजें पढ़ लीजिए, आपको बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, जिसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्या यहां तक सभी स्टूडेंट को पॉइंट्स क्लियर है? अब जिस बच्चे का डाउट है वो डाउट देख लेते हैं। कहता है सर इन द गाइडलाइंस वी आर प्रोवाइडेड विद द नोट टू अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 52 सबसेक्शन 3 वी कैन नॉट यूज बिकॉज ऑफ टीचर ऑल्सो सेड वी कैन नॉट। ओके, बेस्ट बुक कौन सी होगी? बेस्ट बुक देखो कॉलेज में दोनों ही चलते हैं, जो ज्यादा आपके प्रोफेसर यूज कर रहे हैं वो लगा सकते हो। मैं जे.आर. मूंगा फॉलो कर रहा हूं। यशस्वी, सेक्शन 52 सबसेक्शन 3, हमने सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 में सिक्योरिटी प्रीमियम का डिस्कशन किया है। मैं अगर आपको दिखाऊं, और 53 तो हमारा स्वेट इक्विटी का है। क्लियर कर देता हूं कि क्या कहा जा रहा है प्रीमियम अकाउंट का, क्या है पॉइंट देख लीजिए। आ जाइए, मैं बता देता हूं, ये लाइन पढ़ देता हूं। कहां गया, अ कंपनी कैन बी रिडीम प्रेफरेंशियल आइदर पार, सिक्योरिटी प्रीमियम वाली बात कहां गई? यही है? नहीं, ये रहा। नहीं, सेक्शन ये रहा। ये देखिए, क्या नाम था बच्चे का? नाम था यशस्वी नाम है। देखिए, अब स्टूडेंट के कंफ्यूजन क्या है? स्टूडेंट का कंफ्यूजन क्या है कि हमारे लेक्चरर ने, हमारे प्रोफेसर ने ये बताया कि सर सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल नहीं हो सकता रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए। प्रॉब्लम ये है। अब देखिएगा, बड़ी सिंपल सी बात करूं, ये क्या गाइडलाइंस क्या कहता है। देखो, एक तरफ आप पहले हाथ में अपने रखना सेक्शन 252 सबसेक्शन 2, ये तो क्लियरली स्टेटेड है कि आप रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का सिक्योरिटी प्रीमियम, यानी जब आप प्रीमियम पेड करोगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर या फिर डिबेंचर कैन बी यूज। अब यहां पे बात यह आई कि कंपनीज एक्ट के अंदर एक अमेंडमेंट, या कह सकते हो यहां पे द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने, आईसीआई ने कुछ रेफरेंसेस दिए। कहा गया प्रिस्क्राइब कुछ ऐसी कंपनी, क्लास ऑफ कंपनी, यानी कुछ बड़ी कंपनी, कुछ डिफरेंट टाइप की कंपनी। जैसे मैं बात करूं इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, ये हर एक कंपनी के जैसे नहीं है, इनका हर चीज अपना एक अलग होता है, अपना लॉ अलग, सब कुछ अलग। तो कुछ क्लास ऑफ कंपनी विच फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करता है अंडर सेक्शन 133 के अकॉर्डिंग, यानी 133 के अंदर बताया गया है कि कौन कौन से किस किस तरीके से किस रूल को फॉलो करना है। सी बिलो रिडम्पशन ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन पेबल ऑन प्रेफरेंस शेयर इज आइदर चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, या तो आप प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज कर रहे हैं, इसको आप खर्चा मान रहे हैं, आप इसको खर्चा मान रहे हैं और पीएनएल में एज अ फाइनेंस कॉस्ट ट्रीट कर रहे हैं, अगेंस्ट द सिक्योरिटी प्रीमियम बिफोर शेयर रिडम्पशन, और शेयर रिडम्पशन से पहले कर रहे हैं।
और इसको आप क्या मानते हैं, इसको मानते हैं फाइनेंस कॉस्ट। कंडीशन देखिए, अगर आप क्लास ऑफ कंपनी हो और आप सिक्योरिटी प्रीमियम को फाइनेंस कॉस्ट मान रहे हो, उस केस के अंदर आप सिक्योरिटी प्रीमियम का कैन नॉट यूज, आप यूज ही नहीं कर सकते फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। लेकिन आप सिक्योरिटी प्रीमियम को फाइनेंस कॉस्ट भी नहीं मान रहे, आप सिक्योरिटी प्रीमियम जो रिडेम्पशन वाला है उसको प्रिस्क्राइब कंपनी भी नहीं हो आप, तो ऐसे सिचुएशन में क्या कहता है, इफ एनी अदर केस, अगर कोई इसके अलावा केस है, प्रीमियम पेबल ऑन द रिडेम्पशन ऑफ शेल बी एडजस्ट अगेंस्ट द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये तो लॉ ही कह रहा है। लेकिन हम सर बच्चे हैं, एग्जाम में कैसे इसको टेक केयर करेंगे? जब क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा कि आपको फॉलो करना है और इसी सेक्शन 133 को फॉलो करके कंपनीज है उसके अकॉर्डिंग करना है, तब इस्तेमाल मत करना सिक्योरिटी प्रीमियम का। लेकिन अगर क्वेश्चन कुछ भी नहीं कहता देन आप इस्तेमाल कर सकते हो, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। इसका ये सिंपल सा आंसर है। आप कह रहे हो सर सेक्शन 52 सबसेक्शन 3, तो वो भी यही बात ही कह रहा है। अगर मैं यहां पे आपको दिखाऊं, क्योंकि कंपनी लॉ बियर एक्ट सेक्शन 53 सबसेक्शन 3 सॉरी 52 है, वो भी यही बातें कह रहा है। कंपनीज एक्ट 2013 प्रोविजन प्रोविजन प्रोविजन, क्योंकि मैं एक या तो आपको पूरा का पूरा ये देखिए, आप गाइडलाइंस बोल रहे थे, हालांकि इंटरनेट पे मैं विश्वास नहीं करता क्योंकि प्रोविजन कई बार अपडेटेड नहीं होता है, लेकिन एक बार देख लेते हैं क्या कहता है। वेयर अ कंपनी इज नॉट पोजीशन टू रिडीम एनी प्रेफरेंस शेयर और टू पे डिविडेंड इफ एनी सच शेयर अकॉर्डिंग विद द टर्म्स ऑफ इशू। ये तो अलग ही बात कर रहा है। अनरिडीम प्रेफरेंस शेयर इफ मे बी विद द कंटेंट होल्डर 3/4, ये कोई और प्रोविजन से कॉन्ट्राडिक्ट मार रहा है। मैं अलग से आपको लिंक शेयर कर दूंगा, जो कंपनीज एक्ट की जो वेबसाइट है एमसीए की, वहां लिखी हुई है। तो आप इतना ज्यादा टेंस मत होइए। आपकी किताब में भी, इवन जो मैंने जितने भी नोट्स पढ़ाए वो आपकी किताब से लिखे हुए हैं, तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रोफेसर से पूछिएगा आप एक बार, ये मतलब सिंपली आप एक बार डिस्कशन कर सकते हैं कि सर अगर 133 को नहीं फॉलो करना है या 152(3) को क्वेश्चन बोलता है कि इसको कैन नॉट फॉलो, तो क्या यूज कर पाएंगे? तो उनका जवाब बड़ा सिंपल होगा, हाँ तब कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसको मतलब कि बैन कर दिया गया, ऐसा है नहीं इसमें। ठीक है, क्लियर है सभी स्टूडेंट को? तो अगली क्लास से हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस स्टार्ट कर पाएंगे अच्छे से। मंडे से आपकी रेगुलर क्लासेस होने वाली है और मंडे से आपका थोड़ा टाइम टेबल चेंज होगा। जो 7 बजे का टाइमिंग है उसको इंस्टेड ऑफ 7 o'clock मैं 6:30 करने वाला हूं, हाफ एन आवर बिफोर करने वाला हूं। तो वो रेगुलर क्लास हो जाएगी 6:30 to 7:30 लाइक दिस टाइप। मंडे से रेगुलर क्लास हो जाएगी। क्लियर है? तो ओके, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। गुड नाइट, टेक केयर। और जितने भी प्रोविजन है स्पेशली फ्री रिजर्व वाले पॉइंट्स को रजिस्टर पे अच्छे से मेंटेन कर लीजिएगा आप। एफए का पेपर पूरा